देन अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ करने के लिए मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को प्रिजन्स में। तो इससे क्या होगा कि एनहेंस होगी सिक्योरिटी जेल्स की, और क्या होगा जो टास्क होता है ना रिफॉर्मेशन का और रिहेबिलाइजेशन का होगा जेल की और प्रिजन्स की थ्रू करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। और ड्यूरेशन जो होगी प्रोजेक्ट की वो कितनी होगी, 5 साल होगी, 2021 से लेकर 26 से। और प्रोजेक्ट जो होगा वो कवर करेगा स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, और कवर करेगा प्रिजन को, कौन कौन से प्रिजन्स को, सेंट्रल जेल्स, डिस्ट्रिक्ट जेल्स, वुमेन जेल्स, स्पेशल जेल्स एक्सेट्रा। तो कोर कंपोनेंट्स क्या है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट के, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉडी वॉर्न कैमरास, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पोस्ट एक्सेट्रा, बैगेज स्कैनर्स, फ्रिस्किंग, सर्च, जैमिंग, सॉल्यूशन एंड करेक्शन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट के, कि ये फिल करेगा एग्जिस्टिंग गैप सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जेल्स के, प्रोवाइड क्या करेगा न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा जेल्स को, ठीक है, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की लाइन में। और यहाँ पे इनमेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनका भी रिहेबिलाइजेशन होगा जो वहाँ पे पहुँचते हैं करेक्शनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। और जो प्रिजन ऑफिशियल्स होते हैं उनका एटीट्यूडनल चेंज होगा, ठीक है, कि किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है इन इनमेट्स को जो वहाँ पहुँचे हुए हैं ट्रेनिंग के थ्रू। अब इसके बाद डेथ पेनाल्टी, तो ये डेथ पेनाल्टी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने है ना रिव्यू किया है प्रोसेस का, जिसके थ्रू है ना डेथ पेनाल्टी कोर्ट है ना किसी को भी देता है। डेथ पेनाल्टी क्या होती है, फांसी की सज़ा, ठीक है, तो उसको कहते हैं डेथ पेनाल्टी। तो देखो अभी डेथ पेनाल्टी के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि डेथ पेनाल्टी डिफ़ाइन किया जाता है प्रैक्टिस जिसमें कानून के थ्रू कोई भी पर्सन जो होता है उसको मौत की सज़ा मिलती है, ठीक है, किसी भी क्राइम के लिए लीगल ट्रायल के बाद। तो ये एक तरीके का मोड ऑफ पनिशमेंट है और बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है डेथ पेनाल्टी को लेकर इंडिया में, सबसे पहले है 7th शेड्यूल में क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, जो डील करता है वेरियस लॉ से डेथ पेनाल्टी के। फिर आर्टिकल 21 की कोई भी पर्सन जो होगा डिप्राइव नहीं होगा इसके लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का, सिर्फ किन केसेस में हो सकता है, अगर है ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोवाइड करता है कि उस पर्सन की लाइफ उससे ले लेनी चाहिए, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। फिर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 की मार्सी पावर मतलब पार्डनिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। और फिर इंडियन पीनल कोड 8060 ये आउटलाइन करता है प्रोविजन जो कि डेथ पेनाल्टी से इंडिया में रिलेटेड हैं, और लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस जिसके लिए डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है, तो वो किस में, IPC 1860 में। फिर डेथ पेनाल्टी जो इंडिया में है और उसका फ्रेमवर्क क्या है, तो इंडिया जो है उन कंट्रीज़ में से है जो रिटेन करती है कैपिटल पनिशमेंट को डिफरेंट लॉज के अंदर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। बाय द एंड ऑफ 2021, ठीक है, 2021 के अंत में जो 488 प्रिजनर्स थे उन्हें डेथ रो में रखा गया, ठीक है, इंडिया में सीरियस ऑफेंसेस के लिए, क्राइम्स के लिए, विथ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजल्स फॉर मोर लॉज विद डेथ पेनाल्टी सच एज, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजल्स के साथ और भी कानून के लिए मौत की सज़ा के लिए, जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस करा डेथ पेनाल्टी, ठीक है, अगर है ना कोई इंसान जो है वो गलत तरीके की लिकर बेचता है मिलावट वाली जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है, तो पंजाब और मध्य प्रदेश में क्या है उसके लिए डेथ पेनाल्टी है। फिर 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि है ना यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देते हैं मौत की सज़ा को, ठीक है, ड्यू टू बिल्ड इन प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, बिल्ड इन जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड बने हैं, ठीक है, टाइम के साथ उसके अकॉर्डिंग, तो इट गिव अ फ्रेम फॉर फ्यूचर सेंटेंसिंग। तो इससे क्या हुआ कि एक ढांचा मिला कि है ना किस तरीके से आगे जजमेंट्स दिए जाएंगे जब डिसाइड किया जाता है लाइफ प्रिजनमेंट को और डेथ सेंटेंसेस को। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन सी है डेथ पेनाल्टी के लिए, वो है सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, फिर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, 4 UN जनरल रिजोल्यूशन, ठीक है, सिंस 2007 फॉर मोराटोरियम ऑन द यूज़ ऑफ डेथ पेनाल्टी। तो ये 3 तरीके के हैं, एक तो ICCPR, फिर CRC, ठीक है, फिर 4 UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन सिंस 2007 वो है। फिर इम्पोर्टेंट जुडिशल प्रोनाउंसमेंट जो है
मतलब है ना निर्णय आए हैं मौत की सज़ा को लेकर, वो ये है कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 कंसिडर करता है कि जो है ना एग्रीगेटिंग या मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं क्राइम के या अक्यूज़ के, ठीक है, उससे ये डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, कि डेथ पेनाल्टी देनी है कि नहीं। और डेथ पेनाल्टी सिर्फ तभी यूज़ की जाएगी जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, ठीक है। ऐसा किस में कहा? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के केस में कहा, ठीक है। फिर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में ये कहा था कि आइडेंटिफाई करना होगा मैनर जिसमें जो क्राइम किए गए हैं या जो मोटिव या एंटी सोशल नेचर होता है क्राइम का या जो मैग्नीट्यूड होता है क्राइम का या पर्सनैलिटी होती है क्राइम की, वो सभी डिटरमाइन करेंगे कि उन्हें है ना डेथ सेंटेंस देना है कि नहीं देना है। उसके बाद शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 ने कहा था कि अनड्यू इनऑर्डिनेट और अनरीजनेबल डिले जो होता है ना डेथ पेनाल्टी में, उससे क्या होता है? टॉर्चर होता है। और अगर ऐसा टॉर्चर किसी को मिलता है तो उस पर्सन की जो डेथ पेनाल्टी होती है उसको कम्यूट कर देना चाहिए, ठीक है, उसे कम कर देना चाहिए। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, तो देखो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि है ना ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ मीट हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने है ना कहा था कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए? स्पीड अप करना चाहिए, ठीक है। रिलीज़ ऑफ अंडर ट्रायल्स का मतलब अंडर ट्रायल्स में होते ना बहुत सारे लोग, तो उनको रिलीज़ कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 क्या है? ये इनेक्ट किया गया था इस्टेब्लिश करने के लिए नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शंस को। तो मतलब ये एक नेशन वाइड मतलब पूरे नेशन में फैला हुआ एक सा यूनिफॉर्म, ठीक है। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कहीं ज़्यादा पावर है किसी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बॉडी को, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, स्टेट की हो, या फिर किसी को कम है, सबको इक्वल पावर्स हैं, ठीक है। तो ये नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क है जो प्रोवाइड करता है फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस। किसको प्रोवाइड करेगा? वीकर सेक्शंस को। तो ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे संविधान में, ठीक है, ऐसा नहीं था, बट हमने एक है ना अमेंडमेंट एक्ट लाया जिससे हमने आर्टिकल 39A लाया जो प्रोवाइड करता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी पुअर एंड वीकर सेक्शंस को सोसाइटी के, ताकि उन सबको जस्टिस मिले, ठीक है। फिर नालसा जो था कॉन्स्टिट्यूट किया था 1987 में मॉनिटर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से लीगल एड प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेड किए जा रहे हैं और किस तरीके से पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट के अंदर। तो जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो पैट्रन इन चीफ होते हैं, मतलब वो चीफ होते हैं, हेड होते हैं किसके? नालसा के। और नालसा जो होती है वो हाउस्ड कहाँ पर होती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही हाउस्ड होती है। इस एक्ट के अंदर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, सॉरी, ठीक है, वो किसके अंदर बनी हुई है? अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंदर बनी गई है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाती है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट में। और कंपोजिशन क्या है? इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो कि चेयरमैन होता है, ठीक है, DLSA का। फंक्शन क्या होता है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत को और लीगल लिटरेसी कैंप्स और प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो ये श्योर करेगा कि जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं किसी भी सिटीज़न को डिनाई ना हो सिर्फ इस वजह से कि वो इकोनॉमिकली है ना अच्छे नहीं हैं। और रिड्यूस करता है बर्डन्स कोर्ट में, ठीक है, रेगुलेट करके लोक अदालत को जो कि कंडक्ट की जाती है NLSA के द्वारा। देखो तो फ्री लीगल सर्विस एड अथॉरिटीज़ कौन कौन सी है? एक तो सबसे पहले होती है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, ठीक है। फिर होती है हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, फिर होती है स्टेट लीगल सर्विस कमेटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी, फिर तालुक लीगल सर्विस कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है अंडर ट्रायल से रिलेटेड? आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा या पनिश नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा। फिर आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है कि स्पीडी ट्रायल्स होंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ
गारंटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। मतलब अभी बताया था ना कि अगर किसी के है ना डेथ पेनाल्टी में टाइम हो जाता है एग्जीक्यूशन में, तो उससे क्या होता है, टॉर्चर होता है, तो उसको कम्यूटेशन मिलना चाहिए, तो वो इसके भी बेसिस, इसी आर्टिकल के बेसिस पर है। फिर आर्टिकल 22 डायरेक्ट करता है कि नो पर्सन, जो भी अरेस्टेड है, उसे डिनाइड करेगा राइट टू कंसल्ट और डिफेंड करने का बाय लीगल प्रैक्टिशनर उनकी चॉइस के एज वेल। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 डिक्लेयर करता है कि कोई भी अक्यूज जो कि जिसको मना है, डिनाइड है राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, वो एंटाइटल है अप्रोच करने के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पर्पस के लिए एनफोर्स करने के लिए सच राइट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आर्टिकल 39A प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड पुअर को और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, इंश्योर करता है जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीम करी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग को। तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में जानते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग की, वो पार्ट है थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट क्या है, ये इनिशिएटिव है ताकि इम्प्लीमेंट किया जाए यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को जुडिशरी में। तो 2018 में सौंपने त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि लाइव टेलीकास्ट होगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स का एज पार्ट टू एक्सेस जस्टिस के अंदर, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पब्लिश करना कोर्ट प्रोसीडिंग्स का ये एक्सपेक्ट है आर्टिकल 129 का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या कहलाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी जजमेंट्स होते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इसलिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स इस आर्टिकल 129 के अंदर क्या होगी, पब्लिश होगी। तो करेंटली 6 हाई कोर्ट्स हैं जिनका नाम है गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, ठीक है, जो लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड करती है थ्रू देयर चैनल ऑन यूट्यूब। तो मतलब आप यूट्यूब पे जाओगे तो इनकी लीगल प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, वो आप डायरेक्ट देख पाओगे। फिर अदर प्लेटफॉर्म जो है जुडिशरी को इफ़िशिएंट और एक्सेसिबल बनाता है, उसमें सबसे पहले सुपेज, ठीक है। सुपेज क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो प्रोवाइड करता है रिलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है, एंड लॉस और मेक्स दैम अवेलेबल टू अजर्स, ठीक है। तो AI बेस्ड टूल है जो कलेक्ट करता है रिलेवेंट फैक्ट्स को और लॉस को, और उसको किसको ला के देता है, जज को ला कर देता है, ताकि वो अच्छे से अपना जजमेंट कर सके। फिर सुबास, ठीक है, न्यूरल ट्रांसलेशन AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, ठीक है, जो वर्नेकुलर लैंग्वेज होती है उसमें, ठीक है। फिर है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सिस्टम, फास्टर सिस्टम। इससे क्या होगा, जो अंडर ट्राइज होते हैं, ठीक है, जो आर नॉट मेड टू वेट फॉर डेज ऑन एंड, ठीक है, उसे दिन भर के लिए वेट में नहीं डाला जाएगा बाहर में, टू बी रिलीज, ठीक है, उन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज जो होगी उनकी बेल ऑर्डर्स की, ठीक है, वर लेट टू रीच द प्रिजन, क्योंकि हार्ड कॉपी क्या होती है, बहुत देर हो जाती है उसको पहुँचने में। तो इससे ये है कि दिन भर ट्रायल अंडर ट्रायल में है ना वेट नहीं करना पड़ेगा किसी को। फिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ये सेटअप किए जाएंगे अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, स्कीम के अंदर, ताकि जो रेप हेयरिंग्स है या फिर प्रोटेक्शन पॉस्को एक्ट्स हैं उनके केसेस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। फिर न्यूली इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट, वह वर्चुअल जस्टिस क्लॉक एग्जीक्यूट करता है वाइटल स्टैटिक्स को कोर्ट लेवल पे, गिविंग द डिटेल्स ऑफ केस इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिटेल देता है जो केस इंस्टीट्यूट हुए हैं या फिर जो केस डिस्पोज्ड हुए हैं या जिनकी पेंडेंसी है। तो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ठीक है, ये वाला ऐप होगा जो पूरी डिटेल देगा कि कौन से केस अभी है ना आए हैं या फिर कौन से डिस्पोज हो गए या कौन से पेंडेंसी में हैं। फिर जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0, तो टूल है जुडिशियल ऑफिसर्स का इफेक्टिव कोर्ट और केस मैनेजमेंट के लिए, जो मॉनिटर करता है पेंडेंसी एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है। तो ये किसके लिए, कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट के लिए है, और किसके पास होगा, ये जुडिशियल ऑफिसर्स के पास होगा। फिर डिजिटल कोर्ट, ये इनिशिएटिव है जिससे जो बनाता है कोर्ट रिकॉर्ड्स को अवेलेबल जज के लिए डिजिटाइज्ड फॉर्म में, ताकि इनेबल कर सके ट्रांजिशन टू पेपरलेस कोर्ट्स, ठीक है। फिर S3 वास वेबसाइट, ये जनरेट करता है, कॉन्फ़िगरेट करता है, डिप्लॉय करता है और मैनेज करता है वेबसाइट को फॉर पब्लिश करने के लिए स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है।
फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है प्ली फॉर इन कैमरा हेयरिंग इन अ रेप केसेस, ठीक है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो होती है वो प्राइवेट होती हैं, ना कि ये ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स जैसी होती हैं। ये कंडक्टेड की जाती है कोर्ट खुद की है ना मर्जी पर इन सेंसिटिव मैटर्स पे, ताकि क्या हो कि प्रोटेक्शन मिले, सिक्योरिटीज़ मिले, ठीक है, प्राइवेसी मिले किसको, पार्टीज़ को जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसीडिंग्स हेल्ड होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसेज या क्लोज चैम्बर्स में, और पब्लिक और प्रेस जो होता है उनको बिल्कुल बाहर रख दिया जाता है। और ये फैमिली कोर्ट्स में कंडक्ट की जाती है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या जुडिशियल सेपरेशन या इम्पोर्टेंस के केसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंडक्ट की जाते हैं ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। जब है ना जो केसेस होते हैं रिलेटेड होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे, ठीक है, कोर्ट की खुद की डिस्क्रिप्शन पे, अपनी खुद की मर्जी पे, ताकि प्रोटेक्ट कर सके और मेंटेन कर सके नेशनल सिक्योरिटी को। तो फुल कोर्ट मीटिंग, तो सीजीआई जो है उन्होंने क्या एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, ठीक है। फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब होता है कि जिसमें सारे जजेस जो होते हैं कोर्ट के वो अटेंड करते हैं। तो ये यहाँ पे कोई रिटर्न रूल्स नहीं है फुल कोर्ट मीटिंग को लेके। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फुल कोर्ट मीटिंग जो होती है वो सीजीआई बुला सकता है डिस्कस करने के लिए इश्यूज इंपॉर्टेंस के जुडिशरी के। ये मीटिंग्स जो होती है, ठीक है, वो कॉमन सॉल्यूशंस पे पहुंचती है डील करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को जिनको यहाँ पे जो है ना इंडियन कंट्री के लीगल सिस्टम को है ना पिछड़ा बनाता है, या फिर इसमें क्या होता है अमेंड्स लाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में कोर्ट्स के, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज एंड हायर जुडिशरी, ठीक है, उसमें 348, ठीक है, जो 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है कि सारे प्रोसीडिंग्स जो होंगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, तब तक कि पार्लियामेंट ऑफ लॉ प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इस अभी तक कोई भी लॉ नहीं बनाया पार्लियामेंट में इसके केसेस में, तो इंग्लिश में ही जो होते हैं सारे प्रोसीडिंग्स होते हैं हाई कोर्ट में। फिर 348 क्लॉज 2 जो होता है प्रोवाइड करता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, प्रीवियस कंसेंट से प्रेसिडेंट के अथोराइज कर सकता है हिंदी लैंग्वेज के यूजेस को या फिर अदर लैंग्वेज के यूजेस को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए स्टेट्स के, ठीक है, हाई कोर्ट्स में। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज या फिर अदर स्टेट वाइज लैंग्वेज में हो रही हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं जो स्पेशल नॉलेज दी थी कि जो गुजरात, आपको पता है कि गुजरात हाई कोर्ट जो है वो फर्स्ट हाई कोर्ट है जिसने लाइव स्ट्रीम करी थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। उसके बाद किसने करी थी, कर्नाटका हाई कोर्ट ने करी थी। तो गुजरात सबसे पहले है जिसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी। फिर है अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले टेली लॉ सर्विस, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा के बीच में ऑन इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज की क्या होगा, इंटीग्रेटेड डिलीवरी हो सके, ठीक है, लीगल सर्विसेज की। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो नालसा है वो प्रोवाइड करेगा सर्विसेज 700 लॉयर्स की ईच डिस्ट्रिक्ट में एक्सक्लूसिवली टेली लॉ प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये जो पैनल लॉयर्स होंगे वो एक्ट करेंगे रेफरल लॉयर्स की तरह और असिस्ट करेंगे स्ट्रेंथन करने में मैकेनिज्म, ठीक है, जिससे इस मैकेनिज्म से हम क्या करेंगे, डिस्प्यूट अवॉइडेंस हो सकेगा और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा प्री लिटिगेशन स्टेज पे, ठीक है। मतलब जो लिटिगेशन स्टार्ट हुई है ना उसके पहले जो स्टेज होती है उसमें ही डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और डिस्प्यूट अवॉइडेंस किया जा सकेगा। तो ये 2017 में लॉन्च हुई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, ठीक है। ये जो टेली लॉ इनिशिएटिव है ये रिलायबल है, ठीक है, विश्वसनीय है और एफिशिएंट इंटरनेट मतलब ई इंटरफेस, ठीक है, और प्री लिटिगेशन टूल है। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीम जो लीगल एड होगी मार्जिनलाइज सीकिंग लीगल, ठीक है, वो क्या करेगा, मार्जिनलाइज जो जिनको लीगल हेल्प की ज़रूरत है उनको कनेक्ट करेगा पैनल लॉयर से, ठीक है, टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे अवेलेबल होंगे अक्रॉस 1 लाख, ठीक है, ग्राम पंचायत में। फिर ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ठीक है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है सॉल्यूशन, ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन स्पीडी फाइलिंग और प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशन के ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू और वेरियस काइंड्स ऑफ लाइसेंस परमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये सिंपल और यूज़र फ्रेंडली वेब पोर्टल है जो है ना क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस लाएगा, ये रिड्यूस करेगा टर्न अराउंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन और इसके साथ ही ये हेल्प करेगा एप्लीकेंट्स को कि वो प्रोग्रेस कर सके ट्रैक करने के, मतलब ट्रैक कर सके अपनी प्रोग्रेस को। फिर बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रूल करा कि नो इंडिविजुअल
कोई भी इंडिविजुअल जो है उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए। और क्योंकि जो बॉडीली ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, या फिर इंटीग्रिटी जो होती है वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंदर हमारे संविधान के। तो इसने कहा कि गवर्नमेंट जो होती है वो इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल के राइट पर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में, अगर वो 3 रिक्वायरमेंट्स को है ना फॉलो करती है, ठीक है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा। वो 3 रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो लीगैलिटी, एक दूसरा लेजिटिमेट नीड, और तीसरा प्रोफेशनैलिटी। तो बॉडीली ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी जो है राइट है हर ह्यूमन बींग का, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ठीक है, ऑटोनॉमी के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये अगर इट इज़, ठीक है, इसको वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनकंसेंटेड। फिर है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, मतलब सील के अंदर कवर हुआ वैदिक सिद्धांत, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, यूज़ की जाती है सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। जो अब पूछा जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसी से सील एनवलप्स के अंदर, जो सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है, कौन इसको है ना ओपन कर सकता है? सिर्फ जजेस ओपन कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक लॉ डिफाइन नहीं करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सील्ड कवर को। और जो ये क्यों ज़रूरी है? ये प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी को सर्वाइवर्स के, ठीक है, जो सर्वाइवर होते हैं सेक्स असॉल्ट्स के या फिर चाइल्ड अब्यूज़ के, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है वो अफेक्ट हो सकता है अगर ये सील कवर नहीं होगा, ठीक है। और फिर अगर मैटर जो है वो रिलेटेड है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से, सॉरी, और प्रोटेक्ट करता है ऑनगोइंग, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को। फिर ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है, TAB। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेफ़र करा है लार्ज मैन को कि वो इशू को सुने, ठीक है, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का। तो जो टैप है, ठीक है, वो क्या होता है? जो केसेस जो अगेंस्ट होते हैं किसी पर्सन के और फाइल होने वाले होते हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम विच वन इज़ लाइकली टू बी अरेस्टेड, ठीक है, जो कि डिफरेंट होते हैं उस ओरिजिनल वन से जिसमें वो अरेस्ट होने वाले होते हैं। तो ट्रांजिट बेल का पर्पस होता है कि वो अलाउ करे पर्सन को बेल, सो दैट दे कैन अप्रोच अप्रोप्रिएट बेल कोर्ट इन स्टेट, ठीक है, ताकि वो एक उचित कोर्ट में जाके स्टेट के अप्रोच कर सके, ठीक है, जो केस उनके अंदर फाइल हुआ है एंटिसिपेटरी बेल के लिए, ठीक है। जो टैब होता है वो डिफाइंड नहीं है, ना ही मेंशन है, ठीक है, CRPC के अंदर। और आर्टिकल 3 सेक्शन 438 जो होता है CRPC का, वो बात करता है ग्रांट ऑफ बेल की, ठीक है, एंटिसिपेटिंग अरेस्ट के अंदर, ठीक है। मतलब कि ऐसे केस के लिए ये होती है जिसमें है ना ऐसा अंदाज़ा होता है कि किया जाएगा, बट किया नहीं जाता है, ठीक है। तो फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। रिसेंटली CGI ने अश्योर करा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा जो फंक्शन करेगा थ्रू आउट ईयर में सुप्रीम कोर्ट के। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। रिसेंटली जो CGI है उन्होंने अश्योर्ड करा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी जो फंक्शन करेगी थ्रू आउट ईयर में सुप्रीम कोर्ट के। तो प्रेजेंटली टोटल ऑफ 492 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स हैं, जिसमें 53 मेन केसेस हैं, जिनमें की क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हैं, जो कि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। ये सेटअप की जाती है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे। और जब भी ज़रूरत होती है तब वो है ना ये बनाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होती है वो ये इनमें से कोई एक या उससे ज़्यादा वाले सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व होते तब बनाई जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 कहता है कि केस जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, इन्वॉल्व होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तब बनाई जाएगी। 145(3) कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो है ना सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ के अंदर, ठीक है, लॉ के लिए, ठीक है, अंडर आर्टिकल 143। और 2 और मोर 3 जजेस बेंचेस जो होती है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो डिलीवर कर अगर हैव डिलीवर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट, अगर उन्होंने सेम मैटर में कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ लॉ में है ना कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दिया है, तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कि एक है ना डेफिनाइट प्रोनाउंसमेंट मिले लार्जर बेंच से, ठीक है। तो 3 जज बेंच, ठीक है, अ लेटर 3 जज बेंच डाउट्स द करेक्टनेस ऑफ अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय 3। तो इससे क्या होता है? इससे करेक्टनेस होती है जजमेंट की जो प्रीवियस 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके, ठीक है। तो ये डिसाइड करे एंड डिसाइड्स टू रेफर टू अ लार्ज बेंच, और फिर वो डिसाइड भी करते हैं कि अगर रेफर करना है लार्जर बेंच को पूरी कंसिडरेशन किया लिया जजमेंट को कि नहीं, ठीक है।
तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक थोड़ा है ना अच्छे क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ। देखो, अगर दो या दो से ज़्यादा 3 जज बेंचेस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने क्या करा है, कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दिया है, ठीक है, तो एक ही सेम पॉइंट ऑफ लॉ पे दिया है दोनों ने, या फिर दो से ज़्यादा जो 3 बेंचेस थी, ठीक है, ठीक है, जैसे ए बेंच और बी बेंच दोनों ने कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दिया, तो इससे क्या होगा, लार्जर बेंच के पास केस चला जाएगा, ठीक है। अगर है ना पहली वाली के है ना उसमें अगेंस्ट में दूसरी वाली देती है, तो क्या करती है वो, करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट करती है, ठीक है, प्रीवियस वाले का, कि अगर पहली वाली ने, जैसे ए वाली ने जो दिया है, उसके बाद जो बी वाली बनी है वो उसकी जजमेंट को करेक्ट करेगी, या फिर डिसाइड करेगी कि लार्जर बेंच के पास जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। आई होप अब बेटर समझ में आया होगा। फिर क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है, तो सेंटर ने इन्फॉर्म करा है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इशू करेगी, क्या परस्यू करेगी किसको, क्यूरेटिव पिटिशन को, जिससे एनहेंसमेंट होगा कंपनसेशन का विक्टिम्स के, ठीक है। क्या करेंगे, जो कंपनसेशन मिल रहा था ना भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को, उसको बढ़ाया जाएगा। तो क्यूरेटिव पिटिशन जो क्या होती है, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है जो अवेलेबल होती है, ठीक है, पर्सन को, ठीक है, जिसकी रिव्यू पिटिशन, मतलब देखो एक रिव्यू पिटिशन होती है, ठीक है, किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट, तो उसके बाद है ना अगर उसको डिसमिस कर दिया जाता है तो क्यूरेटिव पिटिशन फिर फाइल की जाती है, और ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है। अब इसको क्यूरेटिव पिटिशन को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया है, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने लाया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड एनआर केस में, ठीक है। तो रिव्यू पिटिशन मेंशन है, ठीक है, बट रिव्यू पिटिशन है, क्यूरेटिव पिटिशन नहीं है मेंशन। तो रिव्यू पिटिशन मेंशन है आर्टिकल 137 के अंदर, जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, अपनी जजमेंट को और ऑर्डर को, जो उन्होंने पहले है ना बनाया था, ताकि जो मिसकैरेज होता है जस्टिस का उसको रोका जा सके। फिर स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करा है स्प्लिट वर्डिक्ट, ठीक है, कर्नाटका हिजाब बेंच केस में, ठीक है। स्प्लिट वर्डिक्ट जो होता है वो पास किया जाता है जब बेंच कैन नॉट डिसाइड वन वे और अदर इन अ केस, ठीक है, जब बेंच एक तरीके से नहीं डिसाइड कर पाती है केस को, ठीक है, या फिर एक एनिमस मतलब जो सबको सहमत हो ऐसा कोई डिसीजन नहीं दे पाती है, ठीक है, या फिर ऐसा डिसीजन नहीं दे पाती जिसमें मेजॉरिटी सहमत हो, ठीक है। तो नॉर्मली जजेस जो होते सिट होती है बेंचेस में ऑड नंबर की, ठीक है, या तो 3 जजेस की बेंच होगी, या 5 जजेस की बेंच होगी, या 7 जजेस की बेंच होगी इंपॉर्टेंट केसेस में। तो इन केस ऑफ स्प्लिट वर्डिक्ट, जब इस केस होता है स्प्लिट वर्डिक्ट का, तो वो कौन हेयर करता है, लार्जर बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वही इसको सुनती है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ जूडिकाटा, रेस जूडिकाटा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जूडिकाटा, जो सिर्फ सेपरेट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में ही नहीं की जाती है, बल्कि सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ सेम प्रोसीडिंग्स में भी की जा सकती है, ठीक है। तो देखो रेस जूडिकाटा क्या होता है, जब मैटर जज होता है, ठीक है, इज द प्रिंसिपल, जो कॉज ऑफ एक्शन जो होता है वो कैसा नहीं होना चाहिए, लिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो जज हो चुका है मेरिट्स पे। तो ये प्रोवाइड करता है कि फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है पार्टीज़ को बीइंग बेस्ट बाय सेम मैटर, ठीक है, कि उसको दोबारा उसी मैटर में घुसा दिया जाए, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है उसमें डिफाइंड। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर, ठीक है, या फिर इसेंस, ठीक है, सार किसी भी चीज़ का, और सब्सटेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या एसेंशियल पार्ट किसी भी चीज़ का। तो ये कहता है कि जब क्वेश्चन अराइज होता है कि है ना डिटरमाइन करने का कि पर्टिकुलर जो है वो रिलेटेड है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो कोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस देखता है उस मैटर के। तो अगर सब्सटेंस फॉल होता है यूनियन लिस्ट में, तो इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट जो होगा जो है ना स्टेट लिस्ट के थ्रू, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में, जैसे कि कलकत्ता गैस कंपनी केस, या फिर इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिल 1990, या फिर जीलू भाई नन भाई खचर केस 1994 में रेफर करा था प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो इडेंशियल होता है एस्टरटेन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ट्रू नेचर और कैरेक्टर कानून का, डिटरमाइन करने के लिए लिस्ट अंडर विच इट फॉल्स, ठीक है, कि किसकी लिस्ट में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा, तो इसके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस हम फॉलो करते हैं। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये बेस्ड होता है मार्क्सिंग में, ठीक है, कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, ठीक है,
कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली, कि है ना क्या डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है वो इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें डायरेक्टली थप्पड़ नहीं मार सकती हूँ तो मैं तुम्हें इनडायरेक्टली भी थप्पड़ नहीं मार सकती हूँ। ये डिपेक्ट करता है विचार को कि लेजिस्लेशन कैन नॉट बी यूज अंडर कलर और यूज ऑफ पावर, कि मतलब कोई पर्दा पढ़ के, ठीक है, पर्दा लगा के आप है ना कानून को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विच वॉज कन्फर्ड फॉर वन पर्पज़, जो किसी एक पर्पज़ के लिए प्रोवाइड किया गया है पर आप दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो जो कि वैलिड नहीं है। तो ये बिल्ट हुआ है अंदर फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जिस शिला पर है ना डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन पावर बिल्ट है उस पर ही ये बना है। तो ये टूल डिवाइस किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, ताकि वो अवॉइड कर सकें जो है ना अनुचित, ठीक है, या फ्रॉडलेंट यूज़ होता है भारत के कानूनों का, उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसके थ्रू क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। तो इन बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ऑर्डर रिजर्व करते 68% सीट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो वायलेटिव है आर्टिकल 14 के, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गलत यूज़ कर रहे हो 15(4) के प्रोविज़न को। फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट करा 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विथ रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के द्वारा, ठीक है, जो कि इनकी हेड होगी। तो लॉ कमीशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1955 में, तब से लेकर अभी तक 21 लॉ कमीशन बन चुके हैं और हर किसी का टर्म जो होता है वो 3 साल का होता है। तो लॉ कमीशन में एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का जो होता है ना, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। और इसमें 5 है ना पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, अंडरटेक करता है कॉम्प्रहेंसिव और क्रिटिकल एग्जामिनेशन, है ना, जो अभी कानून है हमारे पास उनका कॉम्प्रहेंशन और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है। ये एडवाइजरी बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। फिर है ग्राम न्यायालय, ठीक है। तो एससी ने रिस्पांस मांगा है सारे हाई कोर्ट्स का, ठीक है, 2019 की एक याचिका में, ठीक है, जिसमें क्या है, डायरेक्शन दी गई है किसको, सेंटर को और अदर स्टेट्स को, कि वो क्या करेंगी, सेटअप करेगी ग्राम न्यायालय को। तो 2021 के दिसंबर में 476 ग्राम न्यायालय जो हैं वो 15 स्टेट्स में बनी है और 256 जो है ऑपरेशनल है 10 स्टेट्स में। तो ग्राम न्यायालय से क्या होते हैं, लॉ कमीशन ने अपनी 114th रिपोर्ट में सजेस्ट करा था कि आपको इस्टेब्लिश करना है ग्राम न्यायालय, ठीक है। 2008 में पार्लियामेंट ने पास करा था ग्राम न्यायालय एक्ट को। तो साइलेंट फीचर्स क्या हैं ग्राम न्यायालय के, वो हैं कि ये ट्राई करती है क्रिमिनल केसेस को, सिविल सूट्स को और क्लेम्स और डिस्प्यूट्स को, और प्रोवाइड करती है इस्टेब्लिशमेंट ग्राम न्यायालय की इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पे, और गाइड होंगी किसके प्रिंसिपल से, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से, ठीक है। और किसके अंदर आएंगे, रूल के अंदर आएंगे हाई कोर्ट के। स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन में हाई कोर्ट के साथ अपॉइंट करेंगे न्यायधारी को हर ईच ग्राम न्यायालय के लिए, और बाउंड नहीं होगी रूल्स ऑफ एविडेंस के, ठीक है, एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर। फिर नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट क्या था, एक नार्को टेस्ट में या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट में एक ड्रग होता है जिसको कहते हैं सोडियम पेंथोथल, ठीक है। ये इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में जो आरोपी होते हैं उसको, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड विच ट्रांसपोर्ट देम टू, जो उनको किसी हाइपोनोटिक और सेडेटेड स्टेट में ले जाता है। तो सोडियम पैथोनल या फिर सोडियम थाइपेंटल जो होता है ये फास्ट एक्टिंग होता है, बहुत जल्दी एक्ट करता है और शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक होता है, जो बिलोंग करता है बारबीटूरेट क्लास ऑफ ड्रग से, जो एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, डिप्रेजेंस की तरह। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नार्कोलिसिस और पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग जो होगी वो फोर्स नहीं की जाएगी किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर बिना उनकी कंसेंट के, और जो टेस्ट रिजल्ट्स जो होंगे वो एविडेंस की तरह नहीं माने जाएंगे, अकेले एविडेंस की तरह नहीं माने जाएंगे, उसके अलावा भी एविडेंस चाहिए होगी। फिर नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनॉग्रेट करा है नफीस को, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नफीस क्या है, एक कंट्री वाइड सर्चेबल डाटाबेस है क्राइम और क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स प्रोजेक्ट का। ये डेवलप किया गया है एनसीआरबी के द्वारा और हेल्प करेगा क्विक एंड ईजी डिस्पोजल में केसेस के। इसमें 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट
नंबर दिया जाएगा हर पर्सन को जो अरेस्ट होगा किसी भी क्राइम के लिए। ये जो यूनिक आईडी होगी वो यूज़ की जाएगी पर्सन के लाइफ टाइम के लिए, और डिफरेंट क्राइम्स के लिए जो रजिस्टर होते हैं डिफरेंट एफआईआर्स में जो लिंक्ड हो गए, ठीक है, उनके नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर से। तो मध्य प्रदेश ने फर्स्ट स्टेट है जिसने आइडेंटिफाई करा है 21 पर्सन को, ठीक है, जो पर्सन मर चुके हैं थ्रू दैट नफी सिस्टम। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट करे 15 जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 5 साल के लिए, और अप टू द एज दे अटेन द 65 ईयर्स, जो भी इससे पहले होगा। फिर जो ये जो है ना ट्रिब्यूनल है, ये एडजुडिकेट करता है मैटर्स जो कि रिलेटेड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट्स एंड कंपनी लॉ से, ठीक है। अभी तक हमारे पास टोटल 28 बेंचेस हैं विद द प्रिंसिपल बेंच, और इनकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। फिर क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर क्रेमैक, सेवरल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपलोड करा सिंगल अलर्ट ऑन क्रीमैक। तो क्रीमैक लॉन्च हुआ था 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन क्राइम एंड क्रिमिनल्स 24/7 वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, और इंश्योर करने के लिए सीमलेस फ्लो इन्फॉर्मेशन का इन सारे मतलब एजेंसीज के बीच में हो, इसके लिए। तो है ना जो एप्लीकेशन रन किया जाता है एनसीआरबी के द्वारा, ठीक है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा अर्ली डिटेक्शन में, प्रिवेंशन के लिए क्राइम इंसिडेंट्स के फुल कंट्री में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।